हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रीडम एग्रो क्लासेस का स्वागत कर रहा हूं। अपन पढ़ रहे थे जेनेटिक्स, जिसमें अपन ने फर्स्ट जेनेटिक्स के बारे में पूरा पढ़ लिया, कंप्लीट पढ़ लिया। फर्स्ट जेनेटिक्स में जेईटी के अंदर जो जितने भी अधिकतर क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे फर्स्ट जेनेटिक्स आते हैं। खास आता है फर्स्ट जेनेटिक्स आता है। और अब आज से अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड जेनेटिक्स। इसके अंदर सीयूटी के अंदर से लगभग क्वेश्चन आता है, जो आईसीआर के अंदर पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन यहीं से आता है लगभग। ठीक है, तो आने में तो जेईटी के अंदर भी इस वजह से क्वेश्चन आता है, कुछ वेटेज है, पर अधिकतर को जो वेटेज है वो किसका, फर्स्ट जेनेटिक्स का, ना कि सेकंड जेनेटिक्स का, ना कि सेकंड जेनेटिक्स का। ठीक है, अब सेकंड जेनेटिक्स के अंदर अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, एक तो डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। और अब इनको सबको मिलकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इनको दोनों को मिलाकर क्या कहता है, न्यूक्लिक अम्ल कहता है। तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में देखते हैं। तो देखिए, इसकी खोज किसने की थी, न्यूक्लिक अम्ल को पहले तो देखते हैं किसने देखा था। इसको देखा था अल्टमान ने। किसने देखा था, सबसे पहले अल्टमान ने देखा था। और खोज किसने की थी इसकी, इसकी खोज की थी, इसी कड़ी के अंदर अपन आगे चलते हुए देखते हैं कि इसकी खोज किसने की। खोज की थी एफ मिसर नामक वैज्ञानिक था, उसने की थी। जो ये न्यूक्लिक अम्ल, बात करते हैं किसकी, न्यूक्लिक अम्ल। अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। फिर बात करते हैं इसकी खोज किसने की। खोज 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 किसने की थी इसकी, अल्टमान ने। अल्टमान। और देखा किसने इसको, सॉरी, देखा तो किसने था, अल्टमान ने देखा। और खोज की थी, वो की थी एफ मिशन ने। एफ मिशन ने। ये न्यूक्लिक अम्ल है, ये क्या है, एक बहुलक है। ये क्या है, बहुलक। बहुलक का मतलब समझिए कि ये क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े, उनसे मिलकर बना होता है। जैसे प्लास्टिक, ये आप प्लास्टिक की बोतल होती है, ये क्या है, बहुलक है। ये भी क्या है, बहुलक है। जैसे पॉलीथीन, ये क्या है, बहुलक है। या आप ये बहुलक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके अंदर पूरा चैप्टर पढ़ते हो बहुलक के नाम से, ये वहां पर आता है। ठीक है, ये वहां पर आता है, आपको वहां पढ़ाया जाएगा। अब अपन आगे चलता है कि ये क्या है, बहुलक। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ना, इसकी क्या होती है, एक इकाई होती है। इसकी क्या है, एक इकाई, इकाई है। अब उस इकाई को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, उस इकाई को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं उस इकाई को अपन, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड इसकी किसकी इकाई है, न्यूक्लिक अम्ल की इकाई है। अब बात करेंगे अपन इस न्यूक्लियोटाइड, ये किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड है ना, छोटे छोटे। जैसे एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, या ये जो मैं पॉइंट्स बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियोटाइड है। अब ये न्यूक्लियोटाइड जिन बंधों से जुड़े होते हैं और फिर किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का बनाते हैं। ये पूरा पूरा क्या हो गया, न्यूक्लिक अम्ल। और ये छोटे छोटे क्या हो गए, न्यूक्लियोटाइड हो गए, ये छोटे छोटे। ये जिससे जुड़ते हैं उस बॉन्ड का नाम क्या है, जिसके मध्य जुड़ते हैं उस बॉन्ड का नाम क्या है, उस बॉन्ड को कहते हैं फास्फोडाई, फास्फोडाई, फास्फोडाई एस्टर बंध, फास्फोडाई एस्टर बंध। क्या बोलते हैं उसे, फास्फोडाई एस्टर बंध कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, फास्फोडाई एस्टर बंध कहते हैं। ठीक है, इसको फास्फोडाई एस्टर बंध कहता है। अब बात करेंगे अपन न्यूक्लियोटाइड की, किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड की, ये न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर क्या क्या होता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर, देखिए इसके अंदर होता है तो पीओ4, पीओ4 होता है। प्लस पीओ4 के साथ होता है 5 कार्बन की श्रृंखला, 5 कार्बन की श्रृंखला। श्रृंखला, ठीक है, 5 कार्बन की श्रृंखला प्लस 2 नाइट्रोजन क्षारक होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन क्षारक। क्या होता है, नाइट्रोजन क्षारक। न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बना होता है, किस किस से मिलकर बना होता है, एक तो पीओ4 से, और 5 कार्बन की श्रृंखला होती है, और नाइट्रोजन क्षारक होता है। इन नाइट्रोजन क्षारकों के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी संरचना की। ये क्या होती है, पेंटो संरचना होती है। कैसी होती है, पेंटो संरचना। ये कैसी होती है, पेंटो संरचना होती है, इस प्रकार से होती है लगभग। अब देखिए, जो ये फर्स्ट कार्बन है, यहां से आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन,
ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, और पांचवा कार्बन आपका यहां से जाता है, ये पांचवा कार्बन यहां होता है, पांचवा कार्बन। ठीक है, इस फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ा होता है, इस फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ा हुआ था, और पांचवें कार्बन से भी कुछ चीजें जुड़ी होती है। अब उन चीजों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन क्षारक जुड़ा होता है, फर्स्ट कार्बन से तो क्या जुड़ा होता है, नाइट्रोजन क्षारक, और जो फिफ्थ कार्बन होता है उससे क्या जुड़ा होता है, PO4, उससे क्या जुड़ा होता है, PO4। फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ा हुआ था अपने पास, नाइट्रोजन क्षारक होता है, जुड़े होते हैं, और ये फिफ्थ वाला कार्बन है उससे क्या जुड़ा होता है, PO4, उससे क्या जुड़ा होता है, PO4। ठीक है, ये जुड़े होते हैं। अब इन बॉन्डों की बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये तो जुड़ा होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है, और ये जुड़ा होता है। अब बात कर लेते हैं PO4, ये कौन से बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ये जुड़ा रहता है, ये जुड़ा होता है फास्फेट बॉन्ड से। किससे, फास्फेट बॉन्ड से। किससे जुड़ा होता है, फास्फेट बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये आपके न्यूक्लियोटाइड की संरचना हो गई। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, एक तो पाया जाता है PO4 और 5 कार्बन की श्रृंखला और नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक आपसे पूछा जाता है कि कहां पर जुड़ा होता है, नाइट्रोजन क्षारक पहले कार्बन पर जुड़ा होता है, और PO4 कहां पर जुड़ा होता है, ये पांचवें कार्बन पर जुड़ा होता है। यहाँ पर क्या होता है, N होता है, यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसी। अब चलते हैं अपन आगे। अब बात करते हैं नाइट्रोजन क्षारकों की। नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरामिडीन। प्यूरिन और पिरामिडीन। किसकी बात करेंगे, नाइट्रोजन क्षारकों की। दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है प्यूरिन, और एक होता है पिरामिडीन। प्रीमिडीन। ठीक है, प्यूरिन और प्रीमिडीन। ये होता है दो वलय में। ये कितना होता है, 2 वलय। इसमें क्या होती है, 2 वलय होती है, और इसमें क्या होती है, 1 वलय होती है। इसमें क्या होती है, 1 वलय होती है, 1 वलय होती है। अब ये वलय देखिए कैसे होती है। देखिए इसके अंदर तो होती है 2 वलय। कैसे होती है, एक तो होती है 4 कार्बन की, जिसमें 4 कार्बन हो और 2 नाइट्रोजन क्षारक हो। ठीक है, और साथ में होती है 3 कार्बन की और प्लस 2 नाइट्रोजन क्षारक हो, 2 नाइट्रोजन क्षारक हो। और इसके अंदर जो एक वलय होती है ना, वो होती है 4 कार्बन होते हैं प्लस 2 नाइट्रोजन क्षारक होता है, 2 नाइट्रोजन क्षारक होता है। और अब बात कर लेते हैं इनमें आते कौन कौन है, इनमें आते कौन कौन है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसकी, किसकी, प्यूरिन की। इसमें आता है एक तो एडिनिन और एक गुआनिन। अब बात करते हैं पिरामिडीन की। इसमें आता है 3, इसमें आता है 3। वो कौन कौन से आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक तो होता है साइटोसिन, यूरेसिन और थाइमिन। साइटोसिन, यूरेसिन और थाइमिन। इसमें ये तीन आते हैं, साइटोसिन, यूरेसिन और थाइमिन। और इसको बोलते हैं एडिनिन। इसको क्या बोलते हैं, एडिनिन, और इसे बोलते हैं गुआनिन। ठीक है, अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चरों की। पहले तो देखिए ये क्या होता है, नाइट्रोजन क्षारक होता है। नाइट्रोजन क्षारक कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, तो प्यूरिन और एक पिरामिडीन। प्यूरिन होता है 2 वलय वाला और पिरामिडीन होता है 1 वलय वाला। 2 वलय कैसे होती है, उसके अंदर एक तो होती है 4 कार्बन की श्रृंखला होती है और साथ में 3 कार्बन वाली भी होती है, और उसके अंदर केवल 4 कार्बन वाली श्रृंखला होती है। अब बात कर लेते हैं एडिनिन। एडिनिन के अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी, स्ट्रक्चर की, एडिनिन। एडिनिन के अपन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। एडिनिन का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। ये वहां तो अपन न्यूक्लियोटाइड के बारे में अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, वो पढ़ी थी पेंटोज, और इसमें पढ़ेंगे हेक्सोज, 6 कार्बन के वलय वाली, 6 कार्बन के वलय वाली। और अपन ने इसमें क्या बोली, 2 वलय होती है। ये देखिए फर्स्ट वलय, और ये आपने बना दिया आप सेकंड वलय। ये क्या होगा, सेकंड वलय। फर्स्ट वलय के अंदर जो नाइट्रोजन होता है क्षारक, वो एक यहाँ उपस्थित होता है, एक यहाँ उपस्थित होता है। इसमें एक यहाँ उपस्थित होता है
और एक यहाँ उपस्थित होता है, ठीक। और ये बाकी सारी जगह क्या होता है, कार्बन होते हैं। ये बाकी सारी जगह क्या होता है, इसमें कार्बन होता है। किसमें, एडिनिन में। एडिनिन के अंदर ये बाकी सारी जगह क्या होता है, कार्बन होता है। ओके, ये अपने होगी एडिनिन की संरचना। अब बात करेंगे अपन गुआनिन की। किसकी, गुआनिन की संरचना की। अब इस गुआनिन की संरचना सेम रहती तो ये की यही है, सेम रहती तो ये की यही है, पर इसके अंदर एक चीज आती है कि इस कार्बन के साथ है ना जो एक ऑक्सीजन और जुड़ जाती है, इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन और जुड़ जाती है। तो अब बात कर लेते हैं अपन अपनी एडिनिन गुआनिन की संरचना की। ये दो वलय वाली होगी, क्या होगी, इसमें दो वलय होगी, ठीक है। अब ये दो वलय होगी। अब इस दो वलय के अंदर यहां पर ने क्या बोला, कार्बन के साथ में क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। यहां पर नाइट्रोजन रहेगा, यहां पर भी ये नाइट्रोजन रहेगा, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन रहेगा, यहाँ नाइट्रोजन रहेगा, बाकी सब जगह क्या रहेंगे, कार्बन 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 कार्बन। ओके, ये अपने क्या होगी, गुआनिन की संरचना। अब बात करेंगे अपन इस साइटोसिन संरचना की। किसकी, साइटोसिन की संरचना की। मैं यहाँ बना रहा हूँ, कहां पर बना रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ। ये कैसी होती है, एक वलय में। ये कैसी होती है, एक वलय में, जिनके अंदर एक ही वलय होती है। और अपने पास एडिनिन और गुआनिन के अंदर कितने वलय है, दो वलय है। कितने वलय अपने पास, एडिनिन और गुआनिन के पास दो वलय है। ये आपको दिख रही है दोनों की दोनों वलय, ठीक है। अब इसके अंदर होने में तो नाइट्रोजन क्षार का, इसमें भी वही जो फर्स्ट वलय है ना अपने पास, वही होते हैं। फर्स्ट वलय है ना, वही होंगे। यहीं पर क्या होंगे, नाइट्रोजन क्षार करेंगे। लेकिन इस कार्बन के साथ अपने पास ऑक्सीजन और जुड़ जाती है, इस कार्बन के साथ अपने पास ऑक्सीजन और जुड़ जाती है, प्लस इस कार्बन के साथ अपने साथ NH2 और जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, NH2 और जुड़ जाता है। अब बात करेंगे अपन यूरेसिन की। किसकी, यूरेसिन की। इसकी संरचना की बात कर लेते हैं अपन यहाँ। ये भी एकल वलय वाली होती है। कैसी होती है, एकल वलय वाली होती है। सेम इसकी तरह प्रोसेस है लगभग इसकी, सेम इसकी तरह प्रोसेस है। लेकिन ये NH2 है ना, NH2, इसकी जगह भी यहाँ पर क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। इसकी जगह भी यहाँ क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। इसकी जगह भी यहाँ पर क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। ये क्या होगी, साइटोसिन की संरचना। अब बात कर लेते हैं थाइमीन की, थाइमीन की संरचना की। इस थाइमीन की संरचना की बात कर लेते हैं। देखिए सेम ये इसकी रहेगी, साइटोसिन जैसी रहेगी, सेम ये की ये रहेगी। वो नाइट्रोजन छाड़ के आ गया, नाइट्रोजन छाड़ के आ गया। लेकिन यहां पर इस कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर क्या जुड़ जाता है, फर्स्ट कार्बन पर जुड़ जाता है CH3 जुड़ जाता है। फर्स्ट कार्बन पर क्या जुड़ जाता है, CH3 जुड़ जाता है। तो देखिए नाइट्रोजन क्षारक की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्रीमिडिन, पिरामिडिन नहीं सॉरी प्रीमिडिन। ये क्या होता है, दो वलय में होता है। प्यूरिन कितना होता है, दो वलय में, और प्रीमिडिन कितना होता है, एक वलय में होता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो दो वलय होती है वो दो वलय कौन कौन सी, ये दोनों वलय है, और ये इसमें एकल वलय है। इनमें आता कौन कौन है, आपसे ये पूछा जाता है। एडिनिन किस में आएगा, प्यूरिन में आएगा, और गुआनिन किस में आएगा, प्यूरिन में आएगा। और पिरामिडिन में कौन आएगा, साइटोसिन आएगा, और यूरिन आएगा, और थाइमीन आएगा, थाइमीन आएगा। आपसे यही पूछा जाता है लगभग जेईटी के अंदर। इसमें से क्वेश्चन मिलने की संभावना इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जेईटी के हिसाब से लगभग क्वेश्चन आते रहता है, जेईटी और आईसीआर के हिसाब से इसमें से क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट आगे चलेंगे इसी के अंदर न्यूक्लिक अम्ल के प्रकारों के बारे में। किसके बारे में, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकारों के बारे में अपन आगे। तो अपन पढ़ेंगे आप न्यूक्लिक अम्ल के प्रकारों के बारे में। न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रकार होता है, एक होता है आरएनए और एक होता है डीएनए। पहले अपन पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए की सबसे पहले इसको भाई खोज किसने की थी, वो किसने की थी, एफ मिशेल ने। डीएनए का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है डीएनए का डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, क्या नाम है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड इसका डीएनए। डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, सॉरी डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल इसका पूरा नाम है। किसका, डीएनए का पूरा नाम है। अब बात करते हैं अपन इसी कड़ी के अंदर आगे। एक मॉडल आता है डबल हेलिक्स मॉडल, वो किसने दिया था, वाटसन व क्रिक ने दिया था। किसने दिया था, वाटसन व क्रिक ने दिया था। फिर अपन बात कर लेते हैं, पहले लिख देता हूं मैं आपको न्यूक्लिक अम्ल की, लिख अम्ल, ठीक है। इस न्यूक्लिक अम्ल के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। ये कितना होता है, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार, इसमें दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार कौन कौन होता है। एक तो होता है आरएनए और एक होता है डीएनए। तो अपन पढ़ेंगे अभी डीएनए के बारे में पूरा, ठीक है। किसके बारे में, डीएनए के बारे में। डीएनए का पूरा नाम, इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी
न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल इसका क्या है, पूरा नाम है। डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल इसका पूरा नाम है। अब इसकी खोज किसने की थी, सबसे पहले इसकी खोज किसने की, खोज वो की थी एफ मिशन ने। एफ मिशन ने, एफ मिशन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। फिर इसी कड़ी के अंदर अपन आगे चलता है। एफ मिशन ने इसकी खोज कर थी। एक मॉडल आता डबल हेलिक्स मॉडल, डबल डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में किसने बताया था। तो अपन आगे डिटेल करता है। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में किसने बताया था, वाटसन व क्रिक ने, वह क्रिक ने, किसने, वाटसन व क्रिक ने बताया था। किसने बताया था, वाटसन व क्रिक ने बताया था। अब बात करते हैं इसी चीज के अंदर अपन आगे इसकी संरचना की, डीएनए की संरचना। देखिए डीएनए कैसे बना होता है, ये क्या होती है, एक श्रृंखलाएं होती है इसके अंदर। ये क्या है इसके, इनके बारे में बात करेंगे अपन आगे। ये जो छोटे छोटे मैंने पॉइंट बनाया, ये कौन सी होती है, 5 डैश से 3 डैश वाली श्रृंखला है, 5 डैश से 3 डैश वाली श्रृंखला। फिर एक श्रृंखला की और बात करते हैं अपन, वो होती है 3 डैश से 5 डैश, 3 डैश से 5 डैश। अब ये बात करते हैं अपन, ये चीज है क्या, इन चीजों को, ये क्या होती है, डीएनए की इकाई है, इस डीएनए की इकाई है, क्या इकाई है, इस इकाई को अपन नाम देंगे डी ऑक्सी, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक ओटाइड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, इसका ये इकाई है, इसकी इकाई है किसकी, डीएनए की। अब इसके मध्य एक बॉन्ड पाया जाता है, वो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके मध्य, इन दो श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड बॉन्ड इनके मध्य पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, उनके मध्य पाया जाता है, उस बॉन्ड को अपन बोलते हैं फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड। फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड क्या बोलते हैं, फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड। किसके मध्य, जो ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइडों के मध्य जो बॉन्ड पाया जाता है उसे फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की, डीएनए की परिभाषा की। ये कैसा होता है, डीएनए, डीएनए की परिभाषा करता है, ये कैसा होता है, द्विकुंडलित, डीएनए में दो श्रृंखला पाई जाती है, पाई जाती है। पहली श्रृंखला वो दो श्रृंखलाएं पाई जाती है, जो कैसे होती है, कुंडलित मुड़ी हुई, और कैसे होती है, प्रति समांतर के साथ साथ कैसी होती है, पूरक, कैसी होती है, पूरक होती है, पूरक होती है। डीएनए में दो श्रृंखला पाई जाती है, जो कैसी होती है, कुंडलित होती है, प्रति समांतर होती है, और पूरक होती है। कैसी होती है, पूरक होती है। ठीक है, ये पूरक होती है। अब बात कर लेते हैं इस डीएनए के अंदर, डीएनए में दो बंध पाए जाते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध, जो क्या किसके मध्य पाया जाता है, दोनों श्रृंखलाओं के मध्य, दोनों श्रृंखलाओं के मध्य। फिर अपन बात करते हैं सेकंड बॉन्ड। वो सेकंड बॉन्ड कौन सा होता है, वो होता है ये वाला, सेकंड बॉन्ड होता है फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड, फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड, फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड।
ये किसके मध्य होता है, ये किसके मध्य होता है, न्यूक्लियोटाइडों के मध्य, टाइड के मध्य, न्यूक्लियोटाइडों के मध्य होता है। किसके मध्य होता है, न्यूक्लियोटाइडों के मध्य होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं आगे की कड़ी में। इसी में अपन अब पढ़ेंगे डीएनए का जो कुंडली संरचना उसके बारे में। किसके बारे में, कुंडली संरचना के बारे में। अब चलते हैं अपन आगे। अपन ने अभी तक तो पढ़ा था सिंपल ऐसे डीएनए, अब पढ़ेंगे कुंडलित डीएनए। किसके बारे में, कुंडलित डीएनए, डीएनए की कुंडलित संरचना के बारे में। डीएनए की कुंडली संरचना देखिए कैसे होती है कुंडली संरचना। ये होगी कुंडलित संरचना डीएनए की। अपन ने एक पढ़ा था 5 डैश से 3 डैश वाला, और एक पढ़ा था 3 डैश से 5 डैश वाला डीएनए। तो अपन लिखेंगे इसके अंदर, देखिए ये होता है 5 डैश से 3 डैश वाला डीएनए, ये आ रहा है सीधा यहाँ 3 डैश वाला डीएनए, और ये होता है 3 डैश से 5 डैश वाला डीएनए। अब देखिए इसके अंदर होते क्या है, इसके अंदर है ना ये डीएनए, इस डीएनए का व्यास है ना, व्यास होता है वी, क्या होता है, व्यास, व्यास कितना होता है इसका, इस डीएनए का पूरे व्यास की बात करते हैं अपन। इसके बीच में ये होता है 20 एंगस्ट्रॉन तक, व्यास कितना होता है इसका, 20 एंगस्ट्रॉन तक। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन तक। लेकिन अब अपन बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है, एक तो पाया जाता है एडिनिन और एक थाइमिन। इनके मध्य तो कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। और गुआनिन और साइटोसिन, किसके मध्य, साइटोसिन के मध्य 3 बॉन्ड पाया जाता है। कितना बॉन्ड पाया जाता है, 3 बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, अब इस पूरे डीएनए की बात करते हैं। ये पूरा टोटल डीएनए होता है, इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड टाइड कितना होता है, टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। कितना होता है, टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। कितना होता है, 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। सॉरी लाइट गई, आपको तकलीफ हो रही होगी, सही दिख रहा है। चलो अपन आगे चलता है। कितने होता है टोटल, 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। कितना होता है, 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। इस डीएनए के अंदर है ना, इस डीएनए के अंदर, इस डीएनए में जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, इस डीएनए के अंदर न्यूक्लिक अम्ल, ये होता है टोटल न्यूक्लियोटाइडों की दूरी होती है ना। चलो अब चलते हैं अपन आगे। अपन ने पढ़ा था डीएनए का पहला सिंपल वे, अब पढ़ेंगे डीएनए के कुंडलन की संरचना पूरी। डीएनए के कुंडलन की संरचना, ये अपने पास क्या है, डीएनए, ये क्या है, डीएनए। इसको अपन पूरा कुंडलन वाले डीएनए की बात करते हैं। इसका ये होता है 5 डैश से 3 डैश। कितना होता है, 5 डैश से 3 डैश, और ये होता है 5 डैश से 3 डैश, ये होता है 5 डैश से 3 डैश। इस डीएनए का जो व्यास होता है ना, व्यास, ये व्यास, ये व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन। इस पूरे डीएनए की लंबाई, डीएनए के कुंडलन की लंबाई, कुंडलन की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन। यदि अपन इसको एमएम में बात करें तो होती है 3.4 एमएम। अब इस पूरे डीएनए के अंदर है ना, इस पूरे डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड टोटल कितने होता है, 10 होते हैं। कितने होता है, टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। अब देखिए इसके अंदर एक तो पाया जाता है एडिनिन और थाइमिन के मध्य बॉन्ड पाया जाता है। वो कौन सा बॉन्ड होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक गुआनिन और साइटोसिन के मध्य कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अपन बात कर लेते हैं एडिनिन व थाइमिन के मध्य तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और गुआनिन व साइटोसिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अभी अपन पूरे डीएनए की बात कर रहे हैं। ये किसका डीएनए है, ये बी डीएनए, जो कहाँ होता है, मानव में होता है। जो कहाँ होता है, मानव में होता है, ह्यूमंस में होता है, अपने अंदर होता है। ये बी डीएनए कहाँ होता है, ह्यूमंस में होता है। अब बात कर लेते हैं अपन एक चीज के बारे में, जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक, उनके अंदर कौन सा डीएनए पाया जाता है, उनके अंदर कौन सा डीएनए पाया जाता है। अब बात करते हैं उसके अंदर पाया जाता है द्विकुंडलित,
कुंडलित, द्विकुंडलित वृत्ताकार डीएनए होता है। कौन सा होता है? द्विकुंडलित वृत्ताकार डीएनए होता है। और यूकैरियोटिक की बात कर लेता है। यूकैरियोटिक में द्विकुंडलित होता तो द्विकुंडलित है, वृत्ताकार नहीं होता। कौन सा होता है? रेखीय, रेखीय डीएनए होता है। कौन सा होता है? रेखीय डीएनए होता है। अब बात करते हैं डीएनए के प्रकार की। डीएनए के प्रकार की, दो प्रकार होते हैं डीएनए के, ठीक है। एक तो होता है दायां डीएनए, दायां कुंडलित डीएनए, और एक होता है बायां कुंडलित डीएनए, बायां कुंडलित डीएनए, डीएनए, ठीक है। दायां कुंडलित डीएनए को अपन क्या बोलेंगे? लेफ्ट, और बायां कुंडलित डीएनए को अपन क्या बोलेंगे? राइट साइड, राइट, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से डीएनए आता है इनकी बात कर लेते हैं। दायां कुंडलित डीएनए के अंदर आता है एक तो ए डीएनए, इसको याद करने की आपको रटने की जरूरत नहीं है। बी डीएनए, सी डीएनए और एक डी डीएनए, ठीक है। ये डीएनए पाया जाता है। अब बात करते हैं अपन जेड डीएनए। इसका एग्जांपल होता है जेड डीएनए। जेड डीएनए ये तो मैं आपको बता चुका कहां पाया जाता है? मानव में। अब ये जेड डीएनए कहां पर पाया जाता है? कीटो में, कीटो में पाया जाता है। इसे अपन जिगजैग डीएनए कह सकते हैं, जिगजैग डीएनए कह सकता है। और इसका जो इसमें जो कुंडलन होता है ना, न्यूक्लियोटाइड, इसके कुंडलन में न्यूक्लियोटाइड होता है ना, इसके में न्यूक्लियोटाइड में अपने बी डीएनए के अंदर कितना आते थे न्यूक्लियोटाइड? टोटल 10 आते थे। और इसमें कितने आएंगे? 12 न्यूक्लियोटाइड आएंगे। कितने आएंगे? पूरे टोटल 12 न्यूक्लियोटाइड आएंगे, ठीक है। और इसकी लंबाई बात करते हैं तो ये होती है 45 एंगस्ट्रोम तक। लंबाई कितनी होती है? 45 एंगस्ट्रोम तक लंबाई। कैसी होती है? 45 एंगस्ट्रोम तक। कितनी होती है? 45 एंगस्ट्रोम तक होती है। किसकी लंबाई? जेड डीएनए की लंबाई कितनी होती है? 45 एंगस्ट्रोम तक होती है। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी के अंदर। इसके दो नियम है, एक तो होता है 4 गुण का नियम और एक होता है 4 अनुपात का नियम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।